माननीय प्राध्यापक दिगंबर कांबळे साहेब हेही दीपप्रज्वलन करत आहेत। सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। तसेच माननीय निवृत्त न्यायाधीश माननीय गायकवाड सर हेही दीपप्रज्वलन करत आहेत। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट जितेंद्र कांबळे साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं। त्याच अनुषंगाने युगी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संस्थापक कमलाकर भाऊ माने यांनाही दीपप्रज्वलन करण्याचं, त्याचप्रमाणे बँक ऑफ इंडियाचे ट्रेझरर माननीय दुवार साहेब हेही इथे उपस्थित आहेत, त्यांनाही आपण दीपप्रज्वलनासाठी विनंती करत आहोत। तसंच प्रतिमांना आपण पुष्प अर्पण करून मानवांचे विचारांच्या आणि कार्यांची उजळणी करूयात। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, राजश्री छत्रपती। जिथे माणसात भेद आहे त्या पुस्तकाचं नाव, जिथे जी माणसात भेद आहे त्या पुस्तकाचं नाव वेद आहे, आणि जिथे प्रत्येक व्यक्ती समान आहे त्या ग्रंथाचे नाव संविधान आहे। भारतीय संविधानाचा आणि आपला जो उपक्रम आपण चालवलेला आहे तो 26 नोव्हेंबर पासून चालू केलेला होता, आणि आज आपल्याला 26 जानेवारी पर्यंत 2 महिने आपण सलग हा जागर सुरू ठेवला होता। आणि त्या अनुषंगाने बऱ्यापैकी आपण पुण्यामध्ये बऱ्याच संघटनांना पोहोचलेलो आहोत, आणि त्यांच्यामध्ये जे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जे लढाईमध्ये जे बलिदान दिलेले आहे त्या सैनिकांना आपण बरेच ठिकाणी वंदन केलं जातं, पण लोकांमध्ये ही जागृती नाहीये की संविधान दिन, या संविधान दिनाचं महत्व आणि त्याचे सगळ्यात खरे महानायक जे आहेत तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। आणि कुठेतरी हिंदुत्व सरकारमुळे या संविधानाचा प्रचार प्रसार होत नाही, आणि त्याकरिता आपण हे अभियान राबवलं होतं, आणि त्याची सांगता आपण आज करत आहोत। आणि त्या सांगता करण्यासाठी आपल्याला जे प्रमुख वक्ते लाभलेले आहेत त्यांचं मी एक कविता बोलून स्वागत करेन। डोंगर कपाऱ्यात वाढणाऱ्या गवताला गरज असते ती पाण्याची, डोंगर कपाऱ्यात वाढणाऱ्या गवताला गरज असते ती पाण्याची, बोलके करण्यास हवे असते संभाषण, आधारासाठी हवे असते ते आश्वासन, आणि योग्य दिशा मिळण्यासाठी आवश्यक असते ते मार्गदर्शन। आणि या मार्गदर्शनासाठी आपल्यासाठी उपस्थित इथे आहेत लाभलेले वक्ते आहेत माननीय SM मुशर्रफ साहेब आणि माननीय प्राध्यापक दिगंबर कांबळे साहेब हे इथे उपस्थित आहेत। आणि आता थोड्याच वेळात आपण माननीय SM मुशर्रफ साहेबांचं मार्गदर्शन घेणार आहोत। तत्पूर्वी मी त्यांच्याबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन देऊ इच्छिते। प्रास्ताविक करण्यासाठी मी कमलाकर माने साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी इथे येऊन प्रास्ताविक सादर करावं। बहुजनांसाठी ज्या महापुरुषांनी आपलं जीवाचं रान केलं, योगदान दिलं, अशा सर्व महापुरुषांना त्रिवार अभिवादन करून जमलेले सर्व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, मान्यवर, तसेच आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने, तसेच मुशर्रफ साहेब, त्यानंतर प्राध्यापक दिगंबर कांबळे, प्रमुख उपस्थिती म्हणून लाभलेले आपले रोहिदास गायकवाड निवृत्त न्यायाधीश, तसेच मिलिंद हिरवे सर, मध्य रेल्वे पुणे वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी, तसेच जितेंद्र धिवार बँक ऑफ इंडियाचे ट्रेझरर, तसेच ज्या ठिकाणी ह्या संविधान अभियानाची आपण विविध कार्यक्रम केले अशा सर्व ठिकाणच्या अध्यक्षांना, शाळेतील टीचरला, तसेच सर्व सामाजिक मंडळांच्या अध्यक्षांना या ठिकाणी सविनय जय भीम। आपले संविधान समितीमार्फत सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करून आपणास प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा।
26 नोव्हेंबर म्हणजेच संविधान दिन ते 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन या 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपली जी संविधान समिती आहे की ज्या संविधान समितीमध्ये विविध संघटना या सहभागी होऊन या संविधानाचा जागर करण्याचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत असे संविधान समितीमधले आपले जे संघटक आहेत ॲडव्होकेट सोशल फोरम, ऑल इंडिया SC/ST रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन पुणे मंडल, ऑल इंडिया बँक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉईज असोसिएशन, युगी सामाजिक संस्था, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले समता मंच, तथागत प्रतिष्ठान, भीम सेवा समाज कॅम्प पुणे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक संघ धानोरी, पंचशील मंडळ गणेश नगर थेरगाव असे या ठिकाणी सर्व संविधान सन्मान समितीतील संघ यांनी गेले 2 महिने संविधान जागृतीचा अभियान हे विविध क्षेत्रामध्ये पुणे शहरामध्ये सुरू केलं आणि त्याचा हा समारोप हा आजच्या दिवशी या ठिकाणी होत आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जितेंद्र कांबळे तसेच सर्व मान्यवर हे आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणारच आहे. तत्पूर्वी या संविधान समितीमार्फत पुणे शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रम केले किंवा संविधान सभा घेतली, जागृती करण्यात आली, अशा काही ठिकाणची मी उल्लेख करू इच्छितो. या 2 महिन्यामध्ये आपण सुरुवातीचा जो कार्यक्रम केला हा 29 नोव्हेंबरला याच ठिकाणी केला आणि तिथं आपण संविधान समितीमार्फत संविधान सभेला विविध मान्यवरांना बोलवलं आणि त्यांनी या संविधानाची जागृती चांगल्या प्रकारे इथं केली. त्याचबरोबर आपण न्यू मोदीखाना कॅम्प येथे पंचशील बुद्ध विहारामध्ये भीमसेवा समाज मंडळ या ठिकाणी जाहीर व्याख्यानाचा कार्यक्रम केला. त्याच्यानंतर आपण देवरोड या धम्मभूमी येथे देखील प्रश्नमंजुषा घेतली संविधानावरती आणि तिथे देखील आपण संविधान जागरचा कार्यक्रम यशस्वी केला. यानंतर आपण ताडीवाल रोड येथे सजनाबाई भंडारी हायस्कूल या हायस्कूलमध्ये आपण 7वी 8वी 9वी 10वी या विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा आयोजित केली होती आणि यासाठी देखील तिथल्या मुख्याध्यापकांनी आणि शिक्षक वर्गाने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला. अध्यक्ष ॲडव्होकेट जितेंद्र कांबळे, या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले राष्ट्रीय पातळीवरील ॲक्टिव्हिस्ट आणि नेते तेलंगणाचे दिगंबर कांबळेजी, न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती न्यायाधीश गायकवाड साहेब, मंचावरील सर्व उपस्थित आणि बंधू भगिनी, हिंदी में नहीं जमेगा झट से, आप तो मराठी समझते हैं तो क्या है, हिंदी में मेंटली तैयार होता है ना हम आदमी इसके लिए. नहीं मैं तो कुछ हिंदी मराठी देखो, मैं ऐसा बताने लगा हूँ कि नहीं हिंदी में नहीं, उनको कांबळे जी को तो मराठी अच्छी समझ में आती है तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए. तर मी आता एक ज्यावेळी कांबळे साहेबांनी मला ह्या कार्यक्रमाची विनंती केली त्यावेळी ते म्हटले की मी ज्यांना होकार दिला ते म्हटले की ताबडतोब तुमच्या डायरीत नोंदवून घ्या. मी त्यांना सांगितले की माझे कार्यक्रम इतके नसतात की डायरीत नोंदवून घ्यावेत. माझे ह्या महिन्यात 2-3च कार्यक्रम आहेत. एक 24 तारखेला एका इशरत जहां एन्काउंटर जो झाला होता गुजरातमध्ये 2004 इशरत जहां, तर त्या पुस्तकाचा एक उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे. हा एक कार्यक्रम आहे. 26ला दुसरा एक रात्री कार्यक्रम आहे आणि 31ला एक कार्यक्रम आहे. त्यामुळे मला काही डायरीत लिहायची जरूर नाही, माझ्या लक्षात राहील. मी का सांगतो का 24ला जो कार्यक्रम होता इशरत जहां एन्काउंटर ह्याच्याबद्दलच्या पुस्तकाचं प्रकाशन, त्या कार्यक्रमासाठी मी एक प्रमुख पाहुणा होतो
न्यायमूर्ती कोळसे पाटील होते, इतर अनेक नेते लोक होते. आणि त्यासाठी सावित्रीबाई फुले हॉल जो आहे गंजपेठेतला तो रिझर्व झाला होता. त्याचे पैसे त्यांनी घेतले होते, पावती दिली होती, परवानगी दिली होती. आणि अचानक पोलिसांनी हा कार्यक्रम रद्द केला. आता याचं कारण त्यांनी दिलं नाही. पुस्तक उर्दूत असल्यामुळे ते त्यांनी वाचलं असण्याची शक्यता नाही. पण मला खात्री आहे तो त्या कार्यक्रम रद्द का केला. कार्यक्रम रद्द करायचं कारण होतं की मी त्यात होतो. आणि कार्यक्रम रद्द करायचा आदेश कुठून आला असेल हेही मला माहीत आहे. तो नक्की आदेश दिल्लीहून IB तर्फे आला असेल. IB ही संघटना काय आहे ह्याच्यासाठी हे समजून घेणं आवश्यक आहे. IB इतकी का घाबरली की त्याने हा कार्यक्रम कॅन्सल केला. तर तुम्हाला सर्वात प्रथम मी सांगतो की IB ही एक अशी ऑर्गनायझेशन आहे, आपल्या संविधानाचा सगळ्यात मोठा शत्रू जर कोण असेल तर ते IB आहे, मी तुम्हाला सांगतो. आणि या IBने इशरत जहां मर्डर केसमध्ये एका निरपराध स्त्रीचा आणि त्याच्याबरोबर असणाऱ्या इतर तिघांचा काहीही कारण नसताना फक्त मुस्लिमांच्याबद्दल एक गैरसमज पसरवणे आणि आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करणे ह्याच्यासाठी त्याने तो एन्काउंटर केला होता. आणि त्या एन्काउंटरची मला संपूर्ण माहिती होती. आणि ह्यामध्ये IBचे वरिष्ठ अधिकारी इन्व्हॉल्व होते. एका IBच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही 19 वर्षाची एक मुलगी आणि त्याच्याबरोबरचे 3 तरुण हे खरं म्हणजे गुजरातमध्ये गुजरात दंग्यात काही लोकांना जे सफर झाले त्यांच्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आले होते. पण ते तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा खून करण्यासाठी आले आहेत, त्यांना मारण्यासाठी आले आहेत अशी इन्फॉर्मेशन गुजरात पोलिसांना दिली आणि त्यांना त्यांचा एन्काउंटर करणं भाग पडलं. आता हा एन्काउंटर करताना हे जे 4 लोक पकडले होते हे 4 लोक वेगवेगळ्या वेळी पकडले होते. त्यातला एक आणि हे सगळे बेकायदेशीरपणे पकडले होते. म्हणजे जवळजवळ त्याने अपहरणच केलं होतं. एकाचं अपहरण मेमध्ये केलं होतं, दुसऱ्याचं एप्रिलमध्ये केलं होतं. आणि ही इशरत जहां आणि तिचा एक मित्र केरळचा होता, त्यांचं 12 जूनला केलं होतं. आणि ह्यात वेगवेगळ्या लोकांना 3 वेगवेगळ्या फार्म हाऊसमध्ये ठेवलं होतं. यांच्याकडे कुठलीही इन्फॉर्मेशन नव्हती. पण 14 जून 2004ला त्यांनी ठरवलं की यांचा एन्काउंटर करायचा. आणि हा एन्काउंटर आम्ही ते लोक लष्कर-ए-तोयबाचे आहेत आणि ते मोदींना मारायला आलेले होते अशा प्रकारची आम्हाला बातमी मिळाली म्हणून आम्ही केला, असा प्रोपगंडा करायचा, असा प्रसार करायचा असं ठरवून त्यांनी केलं. हे आणि त्यांनी जे अपहरण करून लपवून ठेवलेले जे लोक होते त्यांना त्यांनी 14 तारखेला गुजरात पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. गुजरात पोलिसांच्या एका पथकाने ते लोक घेऊन गेले. मग त्यांना सांगितलं की ते एक वंजारा म्हणून अधिकारी आहेत, ते असे एन्काउंटर करण्यात स्पेशालिस्ट आहेत, तर त्या वंजाऱ्यांची जी टीम आहे त्यांच्या ताब्यात द्या असं त्यांनी सांगितलं. त्याप्रमाणे ते 14 जूनला त्यांना वंजाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आलं. ताब्यात घेतल्यानंतर वंजारांच्या टीमला असा प्रश्न पडला की यांच्याकडे हत्यारं कशी दाखवायची. यांना जर टेररिस्ट आहे तर त्यांच्याकडे हत्यारं पाहिजेत.
मग त्यांनी सांगितले काय काळजी करू नका, आमच्याकडे पाठवा एखादा अधिकारी, आम्ही हत्यारं देतो. मग त्याने एक IPS अधिकारी शिंगल म्हणून त्याला त्याने IBच्या ऑफिसला पाठवलं. IBने त्यांना 2 AK-47 रायफल आणि 2 रिव्हॉल्वर दिले आणि त्याला सांगितलं की हे 4 हत्यारं त्यांच्यावर दाखवा, त्यांच्याकडे होती अशी, आणि मारून टाका. त्याप्रमाणे या लोकांनी त्यांना, बंजारा आणि त्यांच्या टीमनी 15 तारखेला पहाटे 4 वाजता त्यांना मारून टाकलं आणि त्यांच्याकडेही हत्यारे होती असं रेकॉर्ड तयार केलं. आता ही संपूर्ण माहिती मला होती. ते पुस्तक उर्दूत असल्यामुळं मला माहीत नाही काय आहे. आणि ह्यासाठी जर संपूर्ण ह्याला जबाबदार कोण असेल तर IBचा एक अधिकारी राजेंद्र कुमार नावाचा होता. तो राजेंद्र कुमार हा ह्यासाठी जबाबदार होता. त्यांनी हा सगळा बनाव घडवून आणला, त्यांनी हा सगळा कट रचला, त्यामध्ये गुजरातच्या काही अधिकाऱ्यांना सामील करून घेतलं आणि 4 निरपराधांचा खून केला, असा हा स्टोरी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये खोटी बातमी, खोटा इंटेलिजन्स देणं, शस्त्र पुरवणं, लोकांना अपहरण करून बेकायदेशीर डांबून ठेवणं वगैरे ह्या प्रत्येक बाबतीत एव्हिडन्स होता. त्याच्यानंतर हायकोर्टाने CBIला याची इन्क्वायरी करायला सांगितली. CBIच्या इन्क्वायरीमध्ये या सर्व गोष्टी निष्पन्न झाल्या आणि त्यांच्यावर चार्जशीट पाठवलं. पण तोपर्यंत नवीन गव्हर्नमेंट आलं होतं. त्यांनी सांगितलं की आम्ही जरी चार्जशीट पाठवलं तर IBचा ऑफिसर ह्यांनी कर्तव्य करत असताना एक कृत्य केलं असल्यामुळं आमच्या परवानगीशिवाय त्याला प्रॉसिक्यूट करू नये, त्याच्यावर खटला दाखल करू नये. मग ज्यावेळी परवानगी मागितली त्यावेळी शासनानं ती परवानगी नाकारली आणि त्यामुळं त्या IBच्या अधिकाऱ्याला विरुद्ध चार्जशीट पाठवू शकले नाही, अशी ही कथा आहे. आणि ही मला माहीत होती आणि मी त्या सभेत सांगेन ह्या भीतीपोटी त्यांनी ही परवानगी रद्द केली याची मला खात्री आहे. मग IBचे लोक मला इतके काय घाबरतात? कारण IBचे लोक मला याच्यासाठी घाबरतात की आता माझी ओळख करून देताना मिसेस कांबळेंनी सांगितलं की मी एक पुस्तक लिहिलं, हू किल्ड करकरे. ह्या हू किल्ड करकरेमध्ये मी ही माहिती दिली आहे की 26/11चा जो हल्ला झाला तो हल्ला होणार आहे ह्याची इत्तंभूत माहिती IBला होती. पण IBला त्यावेळी करकरे एका गुन्ह्याचा तपास करून हेमंत करकरे हे RSS, अभिनव भारत आणि इतर ब्राह्मण्यवादी संघटना ह्यांचा एक देशव्यापी कट उघडकीस आणत होते आणि त्यांना मारायचं होतं. त्याच्यासाठी त्यांनी हा 26/11च्या हल्ल्याचा, पाकिस्तानचे जे लोक येऊन हल्ला करणार होते त्या कटाची संपूर्ण माहिती असताना ती दाबून ठेवली. तो हल्ला होऊ दिला आणि त्याच वेळी IBनी आणि या RSS आणि अभिनव भारत ह्या ब्राह्मण्यवादी संघटनांनी कट करून पॅरलल हल्ला CST कामा रंगभवन येथे केला. कपटाने कपट करून करकरेंना त्या ठिकाणी पाठवण्यात आलं आणि करकरेंची त्या ठिकाणी निर्घृण हत्या केली. ही ती कथा आहे माझ्या हू किल्ड करकरेमध्ये. आणि त्यामध्ये मी IBवर सरळ आरोप केला आहे की IBने हे जाणून बुजून केलं. का केलं तर त्यांना ब्राह्मण्यवादी संघटनांचा जो देशव्यापी कट आहे तो कट उघडीला येऊ नये म्हणून त्यांनी हे कृत्य केलं असं मी त्यात स्पष्ट म्हटलेलं आहे. तेव्हा मी परत IBवर हल्ला करेन अशी त्यांना भीती होती. तर IB ही संघटना काय आहे आणि ते
काय काय करतात ह्याच्या बाबतीत माहिती असणं आवश्यक आहे. IB ही संपूर्णपणे ब्राह्मणवाद्यांनी किंवा ब्राह्मणांनी कब्जा केलेली एक संघटना आहे. आपली देशातील नंबर 1ची गुप्तचर संघटना. ह्याची स्थापना कशी झाली, काय झाली, हे सगळं गूढ आहे. त्याची स्थापना 1887 साली झाली. कशी झाली तर त्यावेळी ब्रिटिशांचं राज्य होतं. त्यावेळी त्यांना एक गुप्तचर यंत्रणा स्थापन करायची होती आणि ती अर्जंटली करायची होती. म्हणून त्यावेळी राणींनी एक टेलिग्राम पाठवून ही गुप्तचर यंत्रणेची स्थापना केली. म्हणजे 1887 साली राणीच्या टेलिग्रामवर ही संस्था स्थापन झाली आहे आणि ती आत्तापर्यंत तशीच चालू आहे. आता त्याच्यानंतर घटना, आपला भारत देश स्वतंत्र झाला, घटना अस्तित्वात आली. घटना अस्तित्वात जरी आली आणि घटना अस्तित्वात आल्यानंतर ज्या काही पूर्वी संस्था आणि संघटना किंवा अस्तित्वात होत्या त्यांचं घटनेच्या चौकटीत परत पुनर्गठन झालं, परत रिऑर्गनायझेशन झालं. आपली लोकसभा आणि राज्यसभा हे सुद्धा घटनेवरच आधारित आहेत. इतर ज्या काही संस्था होत्या किंवा संघटना होत्या, CBI होती, BSF होती, CISF होती, ह्या सर्वांचं पुनर्गठन झालं, पण IBचं नाही झालं. IB आहे तशीच आहे. IB मध्ये त्यांची कार्यपद्धती काय आहे, त्यांच्या भरतीची पद्धत काय आहे, त्यांच्या ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या काय आहेत, त्यांना फंड्स कुठून मिळतात, ह्या बाबतीत कुठेच काही स्पष्टता नाही. आणि असं असून सुद्धा ही सर्वांच्यावर पावशेर ठेवून आहे आणि इतर ज्या सगळ्या लोकशाहीच्या संस्था आहेत त्यांच्यावर ही नियंत्रण करते अशी IB आहे आणि सगळ्यांना हे लोक घाबरतात. ह्याला कुठलेच नियम लागू नाही, कुठल्याच नियंत्रणात ही येत नाही. आता माहितीचा अधिकार केला, माहितीच्या अधिकारात IB येत नाही. आपण IBची माहिती कुठलीही माहितीच्या अधिकारात मागू शकत नाही. आपले खासदार जे आहेत लोकसभेत आणि राज्यसभेत ते IBवर कुठलाही प्रश्न विचारू शकत नाही. IB को अगर सवाल पूछा तो उसका जवाब ही नहीं देते. वो जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरीट में ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते ऐसा करके उसे टाल देते हैं. म्हणजे माहितीच्या अधिकारात येत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रश्नांना ह्याच्यावर प्रश्न विचारू शकत नाही. पार्लमेंटमध्ये एक पार्लमेंटरी कमिटीज म्हणून असतात, अनेक प्रकारच्या कमिटीज असतात आणि वेगवेगळी खाते जी असतात आपली शासनाची ही कुठल्या ना कुठल्या पार्लमेंट कमिटीच्या अंडर येतात. पण IB कुठल्याच पार्लमेंटरी कमिटीच्या अंडर येत नाही. यांना कोट्यवधी रुपयांचा फंड्स मिळतो. तो फंड्स बजेटमध्ये तुम्हाला दिसणार नाही IBच्या नावाने. तो वेगवेगळ्या 3-4 खात्यांच्या होम डिपार्टमेंट, जरा कोण फोनवर जरा बंद करा बोलायचं. आपली डिफेन्स संरक्षण खातं, होम म्हणजे गृह खातं आणि परराष्ट्र खातं अशा 2-3 खात्यांच्या बजेटमध्ये
हे लपून छपून गुपचूप हे बजेट दिलं असतं आणि ह्या बजेटचं कोणतंही ऑडिट होत नाही. आणि ही अशा तऱ्हेचं ही जी संस्था आहे आणि कुठलीही नेमणूक करताना गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही महत्त्वाच्या नेमणुका, इव्हन जजांच्या नेमणुका, ह्याच्यासाठी यांचा ग्रीन सिग्नल लागतो IBचा. इव्हन जे वेगवेगळे पुरस्कार देतात, आता आज बरेचसे पद्मश्री पुरस्कार, पद्मविभूषण वगैरे आले, ह्या सगळ्याला IBचा क्लिअरन्स लागतो, त्याशिवाय ते मिळत नाहीत. हे जजांचे जे प्रमोशन किंवा जजांचं जी बदली होते त्याच्यासाठी IBचं क्लिअरन्स लागतं. इतकं हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळं आणि आपले जे राजकीय नेते असतात त्यांची सर्व माहिती यांच्याकडे असते. त्यामुळे जजापासून ते सिव्हिल सर्वंट्सपासून ते वेगवेगळ्या नेत्यापर्यंत सगळेजण यांना घाबरून असतात, त्यांना भीतात. अशी ही सर्वशक्तिमान अशी ही यंत्रणा आहे. आणि याचा प्रमुख दररोज सकाळी 20 मिनटं प्राईम मिनिस्टरच्या प्रोग्राममध्ये पहिली 20 मिनटं रिझर्व दाखवलेली असतात. ते रिझर्व म्हणजे काय, IBचा प्रमुख त्यांना कानात सांगत असतो देशभरात काय झालं. तर आणि IBचा प्रमुख जे काही त्यांना सांगतो, काही जे रिपोर्ट देतो, त्याच्या आधारे आपल्या देशातील अंतर्गत सुरक्षेची जी सगळी धोरणं आहेत, ज्या सगळ्या सिक्युरिटीच्या पॉलिसीज आहेत, ह्या सगळ्या त्याच्यावर ठरत असतात. एवढं महत्त्वाचं एक खातं आहे. आणि इतकं हे सर्वशक्तिमान हे IB खातं हे संपूर्णपणे ब्राह्मणांचे करतात. ह्याची रिक्रुटमेंट कशी होते, 2 प्रकारे होते. ह्याचे जे कनिष्ठ कर्मचारी आहेत हे डायरेक्ट सरळ भरतीने त्यांची भरती केली जाते. आणि RSSचे काही लोक फक्त ह्याच्यासाठी नेमले असतात. RSSचा जो नॉर्थ ईस्टचा इन्चार्ज असतो, त्या नॉर्थ ईस्ट आपला नागा वगैरे भागासाठी एक असतो, तिकडे अजिबात RSSचं अस्तित्वच नाही. पण तो नॉमिनल असतो. त्याचं खरं काम काय असतं तर IBमध्ये आपल्या लोकांची भरती करणे. तर एक खालच्या लोकांची भरती हे RSSचे लोक अशा प्रकारे करतात. आणि वरिष्ठ लोकांची जी भरती असते ते वेगवेगळ्या स्टेटमधून IPS अधिकारी जे असतात त्यांना डेप्युटेशनवर घेतले जातात. त्यातले 80% जे अधिकारी असतात ते ब्राह्मणच असतात. आणि 20% जे असतात ते ब्राह्मण नसले तरी पूर्णपणे ब्राह्मणवादी असतात. फक्त अशा लोकांचीच तिथे भरती केली जाते. खरं म्हणजे हे डेप्युटेशन 5 किंवा 10 वर्षासाठी असतं. पण हे ब्राह्मण्यवादी जे डेप्युटेशनवर तिथे जातात तिथे 20-20 वर्षे, 25-25 वर्ष राहतात. काही लोक तर संपूर्ण सर्व्हिस तिथं करतात. तर हे अशा प्रकारचं यांचं हे आहे. आणि जे सर्व्हिसमध्ये असतात ते सांगतात की जे नवीन तरुण पिढी आहे त्यातले कुठले घ्यायचे ते हेच ठरवतात. त्याच्यामुळे यांचं जे वर्चस्व आहे हे कायमस्वरूपी तसंच राहतं. तर इतकं हे संपूर्णपणे ब्राह्मणांनी कब्जा केलेलं हे ऑर्गनायझेशन आहे. त्यामुळं हे ब्राह्मणवाद्यांचं संपूर्णपणे त्यांना सपोर्ट करत असतं. गव्हर्नमेंटला जे रिपोर्ट देतात
त्यामध्ये ते कधीही RSS जे जातीय किंवा धार्मिक विष पेरत असते आपल्या शाखामधून आणि देशामध्ये जे जातीय विष पेरतात त्याची माहिती ते देत नाही. उलट ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे, ही देशभक्त संघटना आहे, अशा प्रकारचं चुकीचा रिपोर्ट गव्हर्नमेंटला देतात. आणि त्यामुळं RSSने किती जातीय विषय पेरलं तर गव्हर्नमेंटला त्याची संपूर्ण माहिती नसते. त्याचप्रमाणे अभिनव भारत नावाची जी संघटना झाली त्याने तरी घटना तोडणे आणि हिंदू राष्ट्र बनवणे हे त्यांचं उद्दिष्ट होतं आणि त्याच्यावर ते 5-6 वर्ष राज्य कार्य करत होते. ते देशभर मीटिंग घेत होते, पण त्याची माहिती कधीही IBने दिलेली नाही. पण हे आत्ताच गव्हर्नमेंट आले म्हणून चालू झालंय का? नाही. ह्यांना कुठली पार्टी पॉवरमध्ये आहे याच्याशी काही कर्तव्य नसतं. की काँग्रेस असो, BJP असो किंवा कुठली असो, त्यांचं हे कार्य सुरूच राहतं. त्यामुळं खऱ्या अर्थाने जर आपल्याला राष्ट्रविरोधी आणि घटनाविरोधी कुठली संघटना असेल तर IB ही संघटना आहे. आणि IB हे RSSला मार्गदर्शन करत असते. IBला काढून टाकलं तर RSS खलास होऊन जाईल अशी परिस्थिती आहे. तर हे अभिनव भारत जे वेगवेगळे कृत्य करत होते आणि अभिनव भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी देशात बॉम्बस्फोट करत होते, ही माहिती सुद्धा त्यांनी शासनाला दिली नाही. उलट हे सगळे बॉम्बस्फोट ब्राह्मण्यवादी संघटनाने केले असताना सुद्धा हे मुस्लिम संघटनांनी केले असे चुकीचे इनपुट त्यांनी तपास यंत्रणांना दिले. ब्राह्मणवादी जे संघटन होते की ज्यांनी ते खरे बॉम्बस्फोट केले होते त्यांना त्यांनी लपवलं, त्यांना संरक्षण दिलं आणि निरपराध मुस्लिम लोकांना अटक करण्याचं त्यांचं सत्र 2003 ते 2008 सुरू होतं. आपण त्यावेळेचं जर चित्र डोळ्यापुढं आणलं तर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक 15 दिवसाला, महिन्याला, 2 महिन्याला मोठमोठे बॉम्बस्फोट होत होते आणि अनेक मुस्लिमांना अटक करून मोठमोठे हिडिंग देऊन मुस्लिमांना बदनाम केलं जात होतं. पण याचं खरं पिंग कधी फुटलं? 2008 ज्यावेळी मालेगावमध्ये दुसरा स्फोट झाला त्यावेळी हेमंत करकरे हे ATSचे प्रमुख होते. त्यांनी हे IBकडून जे इनपुट येत होते त्यांना नाकारलं. त्यांनी खरोखर तपास करण्याला सुरुवात केली आणि खरोखर तपास करून त्यांनी RSS आणि अभिनव भारतच्या लोकांना, त्यात लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंग वगैरे ह्या सर्वांना अटक केली. त्यांच्याकडून काही लॅपटॉप जप्त केले आणि ते ह्याच्या मुळाशी जाऊ पाहत होते. ते म्हटले की हा फार मोठा कट आहे, ह्याच्या मुळाशी जाऊन संपूर्ण कट आपण उद्ध्वस्त केला पाहिजे असा ते प्रयत्न करत असताना IBनी अभिनव भारत आणि RSS ह्यांनी कट करून, मगाशी मी सांगितलं की जो पाकिस्तानचा हल्ला होणार होता ती माहिती लपवून ठेवली, दुसरा पॅरलल हल्ला केला आणि करकरेंना मारलं. त्याचं कारण करकरे हे त्यांचं पितळ उघडं पाडत होते. तर अशा प्रकारे त्यांचं हे कार्य सुरू असतं. करकरेंचा जरी खून झाला तरी त्याच्यानंतर त्यांनी बरेचसा पुरावा जो गोळा केला होता त्या आधारे पूर्वीचे जे बॉम्बस्फोट झाले की ज्यात मुस्लिमांना अटक केली होती, उदाहरणार्थ समझोता एक्सप्रेस, अजमेर दर्गा, मक्का मशीद, मालेगाव 2006 हे पूर्वीचे जे केस होते
ह्यांचा फेर तपास करावा अशी मागणी व्हायला लागली. त्यावेळी NIAची स्थापना केली 2009 साली. ह्या सर्व गुन्ह्यांचे फेरतपास झाले आणि ह्या फेरतपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की पूर्वी जे अटक केलेले मुस्लिम होते ते सगळे बेगुन्हा होते, निर्दोष होते. आणि हे सगळे बॉम्बस्फोटसुद्धा ब्राह्मणवादी संघटना, RSS, अभिनव भारत, जय वंदे मातरम, बजरंग दल वगैरे यांनी केले होते. तर अशा अनेक केसेसमध्ये फेरतपास होऊन त्याचे चार्जशीट पाठवले गेले. त्यापैकी काही गुन्ह्यांचे निकालसुद्धा लागले. तर ह्या निकाल लागलेल्यामध्ये अजमेरचा गुन्हा स्फोट, ठाण्यामध्ये झाला होता तो स्फोट, वाशीमधील स्फोट, ह्यामध्ये RSSच्या आणि इतर ब्राह्मण्यवादी संघटनांच्या लोकांना शिक्षा झालेली आहे. याच्यावरून ते आतंकवादी आहेत हे निर्विवादपणे सिद्ध झालेलं आहे. तर पण ह्याशिवाय इतर अनेक केसेस आहेत की ज्यामध्ये ब्राह्मणवादी संघटनांच्या विरुद्ध चार्जशीट पाठवले गेले होते आणि काहींमध्ये मुसलमानांना, बेगुन्हा मुसलमानांना अटक टाकली होती. त्यांचे निकाल लागले आणि ब्राह्मण्यवादी संघटनांच्या विरुद्ध पक्का आणि सायंटिफिक पुरावा असून सुद्धा इतर अनेक केसेसमध्ये त्यांना निर्दोष सोडण्यात आलं. आणि ज्यामध्ये मुसलमान आरोपी होते त्यामध्ये त्यांच्या विरुद्ध फक्त त्यांचे कबुली जबाब आणि त्यांचे काही जप्तीचे पंचनामे ह्याच्या आधारावर त्यांना शिक्षा झाल्या, अशाही अनेक केसेस आहेत. मग असं का झालं? हे सगळे जज जे होते ते ब्राह्मण होते का किंवा ब्राह्मण्यवादी होते का? नाही. ह्या सगळ्या जजेसना भीती घालण्याची IBकडे कार्यपद्धती आहे. ज्यावेळी अशी केस येते की ज्यामध्ये ब्राह्मण्यवादी आरोपी आहेत आणि त्यांना निर्दोष सोडायचं असतं किंवा मुस्लिम आरोपी आहेत त्यांच्याविरुद्ध पुरावा नसताना सुद्धा त्यांना शिक्षा द्यायची असते, त्यावेळी हे IBचे लोक त्यांची कार्यपद्धती आहे. ते एकतर बंद लिफाफ्यात एक अहवाल पाठवतात, जे देतात जजला, किंवा जजला त्याच्या चेंबरमध्ये जाऊन तिचं कान भरतात आणि त्यांना सांगतात की यामध्ये पाकिस्तानचा संबंध आहे, हे टेररिस्ट गोष्ट आहे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे, असं सांगून हे त्यांना चुकीचं निकाल लावायला त्यांच्यावर प्रेशर आणतात. आणि हे सगळे जज त्यांचं याच्यासाठी ऐकतात की त्यांचं सगळं भवितव्य हे IBच्या रिपोर्टवर अवलंबून असते. किती मोठा जज असू दे, हे हायकोर्टचे जज, सुप्रीम कोर्टाचे जज, यांच्या ज्या बदल्या होतात किंवा यांचे जे प्रमोशन होतात त्याच्यासाठी IBचा क्लिअरन्स आवश्यक असतो. आता तुम्ही जर पेपरमध्ये वाचला की एक जजांच्या निवडीचं काय झालं ते कॉलेजियम आणि गव्हर्मेंट ह्याच्यामध्ये जी झगडा सुरू आहे त्याचं कारण IB आहे. कारण कॉलेजियमनी कितीही चांगले जज जर निवडले आणि IBला वाटलं की तो जज आपल्या आयडिओलॉजीचा नाही, तर IB काहीतरी खोटा रिपोर्ट त्यांच्याविरुद्ध देतो आणि गव्हर्मेंट त्याची काही इन्क्वायरी न करता तो कॉलेजियमचं रिकमेंडेशन नाकारतं. हे असा हा झगडा आहे. तेव्हा IB कुणालाही धोक्यात आणू शकतं. IB प्राईम मिनिस्टरलाही धोक्यात आणू शकतं. IBला समजा एखाद्या देशाचे संबंध चांगले ठेवायचे नाहीत आणि तो जर पंतप्रधान त्यांच्या सल्ल्याच्या उलट वागत असेल तर एखादी टेररिस्ट ॲक्ट करून त्या प्राईम मिनिस्टरला सुद्धा घाबरवण्याची ताकद ह्या IBमध्ये आहे. ह्या IBची ताकद एवढी आहे की या IB संघटना काय आहे त्याचं
कार्यपद्धती काय आहे, त्याची रिक्रुटमेंटची पद्धत काय आहे, त्यांची ड्युटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत, त्याच्या फंड्स कुठून मिळतात, कमीत कमी एवढी माहिती द्यावी म्हणून आजपर्यंत हायकोर्टात 5 किंवा 6 PIL म्हणजे याचिका दाखल झाल्या, सुप्रीम कोर्टात 2 दाखल झाल्या, पण कुठल्याही कोर्टाची IBच्या विरुद्ध निकाल देण्याची धाडस झालं नाही. ह्या सगळ्या ज्या याचिका आहेत ह्या डिसमिस करण्यात आल्या. एवढी IBची ताकद आहे. आणि ही IB संपूर्णपणे आपल्या घटनेच्या विरुद्ध काम करत आहे. तेव्हा ह्या IBची जाणीव झाल्याशिवाय आपल्याला ही घटना जर वाचवायची असेल तर IBचा भांडाफोड केला पाहिजे आणि IBला पार्लमेंटच्या अंडर आणलं पाहिजे असं मला वाटतं. तर हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्या राज्यघटनेला भीती आहे असं आपलं मला वाटतं. याची कुणाला जास्त कल्पना नव्हती म्हणून मी आपल्याला आज ह्याच्यानिमित्त माहिती दिली. तेव्हा आपल्याला CBI माहीत आहे, आपल्याला ED माहीत आहे, पण आपल्याला IB माहीत नाही. पण आपल्याला सर्वात डेंजरस ऑर्गनायझेशन कुठली असेल तर IB आहे हे आपण लक्षात ठेवावं. आणि इथून पुढं IBला पार्लमेंटच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी काय करता येईल अशा दृष्टीने सगळ्या लोकांनी किंवा ज्या काही चळवळीतील लोक आहेत त्यांनी प्रयत्न करावे असं आवाहन करून मी आपली रजा घेतो. धन्यवाद. पहले इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स, वैसे ही स्टेज पर उपस्थित माननीय मुशर्रफ साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष जितेंद्र कामले साहब और यहाँ पर आए हुए सभी अम्बेडकराइट्स को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। शायद इस सभा में फिक्स 9 साल 1 महीने के बाद फिर यही स्टेज पर मैं पुणे पे आया हूँ। इन जनरली इस बीच में मैं पब्लिक प्रोग्राम या कोई इवेंट्स के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। उसके रीजन क्या है मैं बताना चाहता हूँ। तो एक्चुअली आज का दिन भारतवर्ष में कैसा होना चाहिए ये हम देखेंगे तो हमारी कमजोरी या हमारे फेल्यूर्स या अन्य और कोई भी ये सब स्पष्ट हमको दिखाई देंगे। तो लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पे ही मैंने बात रखी थी। आज तो प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे उतना एक्सपर्ट नहीं हूंगा जितना अभी माननीय माने सर आ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट ही वो है। और मुशर्रफ साहब तो डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं। उतना तो जस्टिस नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया और मैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन को समझा वैसा तो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। आपको पता है मैं तेलुगु रीजन से हूं, ना मराठी सही बोल पाता हूं ना हिंदी। हमारी रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह हम समझे, कितने भाग में हम समझे, ये पहले हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का भारत क्या था और कब से था?
कौन से भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, उसके चेंजेस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी शक्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फिर से काउंटर रिवॉल्यूशन में लाया। ये 3 चीजें हमको समझ में आए तो हमको आगे क्या करना है हमको समझ में आएगा। यह थ्योरी मेरी नहीं है और मैंने कोई नई थ्योरी एस्टैब्लिश नहीं की है। जब हम बाबा साहब को पूरा देखते हैं तो बाबा साहब के जीवन में एक बहुत बड़ा रेटिंग, एक बहुत बड़ा विचारधारा आपने पढ़ी होगी, रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन थ्योरी। इस 70 वर्ष में यह रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन थ्योरी हमको समझ में नहीं आई। उस वजह से बाबा साहब के बाद इस 70 साल तक हम बस फेलियर होते ही आए, होते ही आए, होते ही आए। कहां तक पहुंचे पता है आपको? आज तो हम ये जिंदगी जी रहे हैं, कल हमारा भविष्य के लिए कोई जिंदगी हमने बचाई नहीं। हमने बचाई नहीं, ये हमारी कंप्लीटली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुश्मन उसका तो काम था, उसने किया। उससे बचने का जो काम इस 70 वर्ष में बाबा साहब के बाद हमको करना था, हमने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। उसका नतीजा यहां पहुंचा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के माध्यम से हमारा एक जीवन चल रहा था, उसको काउंटर रिवॉल्यूशन पार्ट के अंडर में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके यहां के व्यवस्था ने रख दिया। अभी हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन धोखे में है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। साहब ने तो क्लियरली बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट के ऊपर भी एक सिस्टम है। शायद इतिहास की ओर हम देखेंगे, सर बता रहे थे जब देख रहा था, एक्चुअली ये इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छे उद्देश्य हमको इतिहास में पढ़ने मिलती है। सम्राट अशोक के एक शिलालेख में मिलता है। मैं रसोई घर में भी हो तो मेरे राज्य में कौन क्या कर रहा है इसका इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन लेता हूं कि मेरे राज्य में सभी लोग, सभी जनता मेरे ही बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यह मेरी है। यह अशोक के शिलालेख में मिलता है, सम्राट अशोक के। और उसके पहले भी देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, इंडिका जिसने लिखी, मगस्थनीस, उनके कुछ इंफॉर्मेशन में दिखता है कि भारत कितने वर्गों में विभाजित होकर, उसमें कौन से सिस्टम है, उसमें भी कोई प्रस्तावना दिखती है। फिर भी हम कह रहे हैं कि पिछले 3000 साल से ब्राह्मणवादों का हल्ला हो रहा है। जहां तक मेरी स्टडी है, अप टू 8th century इन नॉर्थ इंडिया एंड 12th century इन साउथ इंडिया, ये तो कंप्लीट बुद्धिस्ट स्टेट है। इट्स अ कंप्लीट बुद्धिस्ट स्टेट। तो हम ही भाषण में यह कह रहे हैं कि ईसा पूर्व 185 साल में बृहदत्त मौर्य की हत्या श्रृंग वंशी के ब्राह्मण ने की और ब्राह्मणवाद शुरू हुआ। अरे भाई, जब आप इतिहास बता रहे हो, ईसा पूर्व 185 में बृहदत्त की हत्या से जब बुद्धिज्म खत्म होता है, ब्राह्मणवाद शुरू होता है, तो 8th century में जब हुयान सांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है, वह नालंदा का स्ट्रक्चर बताता है। यहां पे 1750 फैकल्टी है और 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ईसा पूर्व 185 से लेकर 8वीं शताब्दी तक, इट मींस क्लियरली 900 years
900 ईयर्स के बाद तक भी बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। नॉट ओनली हुयान सांग, आप इसी के भी रेटिंग को देखेंगे आपको समझ में आएगा। अल्गोरिथम के रेटिंग्स देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। इतिहास ब्राह्मणवादों ने जो पेपर पर इतिहास लिखा है बस उसको ही हमने कैलकुलेट किया है, ओरिजिनली हमने हमारा इतिहास जाना ही नहीं। तो हुआ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, अभी हमको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन समाज में जाने नहीं देंगे। काउंटर रिवॉल्यूशन आज का क्या है कि ये भारत का संविधान सभी लोगों के पास पहुंचेगा तो ब्राह्मणशाही खत्म हो जाएगी। हर हालात में लोगों तक कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचने नहीं देना, यह पहला लक्ष्य और उद्देश्य हमारे दुश्मन का है, ब्राह्मणशाही का है। उससे पहले बाबा साहब के पहले कहां से, मेरे कैलकुलेशन से नॉर्थ इंडिया 8th सेंचुरी और साउथ इंडिया 12th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी से लेकर हम कैलकुलेट करेंगे तो बाबा साहब तक कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी और यह देश कैसे चल रहा था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, यह हमको जान लेना है। हमको सबको पता है, हम स्पेशली अम्बेडकराइट लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, हमने पढ़ाई भरपूर की है, सभी चीज पर हमको ज्ञान है, लेकिन बड़े मजे की बात यह है करना क्या है किसी को पता नहीं है। नॉलेज इतना ज्यादा है कि मैं शॉक होता हूं। मैं कई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, वहां पे जो सवाल खड़े होते हैं तो इतने ज्ञानी लोग मेरे समाज में हैं, फिर भी हम फेल्यूर क्यों है। इस डॉक्यूमेंट पे मैंने पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं और वो मेरा डॉक्यूमेंट खत्म नहीं हुआ। 70 इयर्स हमारे फेल्यूर के रीजंस क्या है लिखते जा रहा हूं, अभी तक वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए बता रहा हूं कि नॉलेज हमारे पास सफिशिएंट है। हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मनुधर्म शास्त्र था, यस था, मनुस्मृति कहते हैं। अभी जब मनुस्मृति की प्रस्तावना हम कहीं रखते हैं तो हमारे साथ रहने वाले प्रो अम्बेडकराइट, ये सभी मूवमेंट वाले यह कहते हैं कि मनुधर्म शास्त्र बचा कहां है। कई पुरानी लिखी किताब है, अभी उसे क्यों दोहरा रहे हो। बहुत पुरानी किताब है, उसे दोहरा फिर से क्यों रहे हो। यह सवाल वह खड़े रखते हैं और हम भी सोच में पड़ते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मनुस्मृति का शासन भारतीय सामाजिक व्यवस्था से नष्ट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, क्या भारत के समाज में आज इक्वालिटी की स्थापना हुई है? हुई है? क्या फ्रेटर्निटी स्थापित हुई है? बंधुता नहीं, समानता नहीं, लिबर्टी तो नहीं। जब मनुधर्म शास्त्र पुराना शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया, 70 वर्ष पूरे हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल यह है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी।
ये बेसिक प्रिंसिपल ही स्थापना नहीं हुई तो मनुस्मृति कहां से मिटी? नहीं मिटी। इक्वालिटी कब स्थापित होगी? लोगों के बीच बंधुता निर्माण होगी। बंधुता किस लिए निर्माण नहीं होती? कास्ट के कारण। कास्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कास्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किसी और कास्ट पर द्वेष भाव से रहना। कास्ट का बेसिक प्रिंसिपल, वो कोई भी हो, वो शेड्यूल कास्ट की कास्ट लिस्ट लो या ट्राइबल कास्ट की कास्ट लिस्ट लो या बैकवर्ड क्लास की क्लास लिस्ट लो, उसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि दूसरे कास्ट पर द्वेष भावना निर्माण करके रहना। उसकी निर्मिति वैसी है। कास्ट के हायरार्की सिस्टम में यह कहता है मैं इससे बड़ा। और कास्ट मिटता क्यों नहीं है? हर कास्ट को संस्कृति है, आचार है, व्यवहार है। और उसके साथ बाबा साहब ने आपको एक बात 1935 के एनालिसिस ऑफ कास्ट में बताई। जाति व्यवस्था जिस धर्म ग्रंथों के आधारित पर बनी है, उस धर्म ग्रंथों को पूरी तरह मिटाए बिना जाति को खत्म नहीं कर सकते। जब जाति खत्म नहीं होगी तो 100% इक्वालिटी स्थापित नहीं होगी, बंधुता निर्माण नहीं होगी पहले। और जहां पे बंधुता निर्माण नहीं होगी वहां तो इक्वालिटी कोई बात ही नहीं है। इक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप सोचिए ये हो किस लिए रहा है? सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हर कोई शासन, भारत की सामाजिक व्यवस्था एक्चुअली ये होना था। आप देखिए, केवल यहां का अंबेडकराइट, दैट टू भी मैक्सिमम इंडिया के शहर में सिंगल कम्युनिटी आती है। सदर्न रीजन में ले तो यही एक सिंगल कम्युनिटी के कोई रिलेटेड कम्युनिटी सी है। नॉर्थ ईस्ट तरफ ले तो मैं सारे भारतवर्ष में घूमता हूं, मैं देख रहा हूं बाकी के जो जितने भी कम्युनिटीज हैं मैक्सिमम आरएसएस का शिकार हो चुके हैं। अब उनके लिए टारगेट बचा है अंबेडकराइट। अंबेडकराइट पे जो टारगेट रचा है वो मैं बाद में प्रस्तावना रखूंगा। तो एक्चुअली आज के दिन में केवल एक ही कम्युनिटी प्रोग्राम ले रही है। शायद यह ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहां पर प्रोग्राम हुआ हो, ऐसे प्रोग्राम्स पुणे में और हजारों होंगे, जरूर होते हैं। क्योंकि जो एकता का प्रिंसिपल है वो काउंटर रिवॉल्यूशन में खत्म हुआ। उसका बेसिक यहां नहीं समझेगा, मैं काउंटर रिवॉल्यूशन बात बताऊंगा। हम एक क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है, यह काउंटर रिवॉल्यूशन पाथ में कहां आता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले भारत के सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति, आप मेरे जैसे कई अनेक स्पीकर्स आपको बताए भी होंगे, स्टेजेस पे प्रोग्राम होते हैं, मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम होता है। क्या बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को दहन किया है? मनुस्मृति दहन हो गई। किस उद्देश्य बाबा साहब ने सभी के सामने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन किया था? बात में ही है, वर्ड में ही है। भाषा शास्त्र को लेकर हम देखें, मनुस्मृति, यह स्मृति कहां है? यह कोई किताब नहीं है, ये लोगों के दिमाग में बिठाया हुआ एक मार्क है। स्मृति एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक, ये बाबा साहब के पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइंड के फ्रेम में चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा?
जब तक भारत का समाज ब्राह्मणिकल सिस्टम में बांधा हुआ है तब तक चलेगा। बांधा कैसे हुआ है? अब कैसे बांधा हुआ है उसका लिस्ट हम चेक करें। अब मनुस्मृति आपको पता है, आपने पढ़ी है, मैं दोहराता नहीं हूं, लेकिन मनुस्मृति आपके माइंड को कैसे शासन करता है। इवन दो हम एज ए बुद्धिस्ट कहलाते हैं, कहते हैं, या अम्बेडकराइट कहते हैं, फिर भी मनु के कुछ शासन हमारे मस्तिष्क में लेके हम आज भी जी रहे हैं। उसके रीजन भी मैं बताऊंगा। तो ये स्मृति जो है लोगों के माइंड में एस्टैब्लिश करने के लिए उसने एक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। वह सिस्टम वो ब्राह्मण के कल्चर पे डिपेंड होके है। एक हिंदू सोसाइटी का एक बंदा इवन दो एक लड़की को देखेगा, शादी के लिए देखने जाएगा या वो लोग इनके घर आएंगे, वहां से ब्राह्मण एंटर होता है उनके फैमिली लाइफ में। वो एक दूसरे को देखने के बाद वो शादी के लिए मुहूर्त निकालेगा, फिर वो पत्रिका लिखेगा, दोनों के जातक देखेगा, भविष्य देखेगा, मुहूर्त करार करेगा और शादी रचेगा और वो शादी लगा के देगा। शादी हो गई। उसके बाद जब वो फैमिली में वुमेन वहां तक ही नहीं, इवन दो वो दोनों को सुहागरात के लिए भी उसकी अनुमति होनी चाहिए। कौन से टाइम में, कौन से डेट में, कौन से मुहूर्त में, वो ब्राह्मण ही मुहूर्त देगा। वो आज भी चल रहा है, वो नहीं गया है। फिर उसके बाद उस फैमिली में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, फिर वहां पे भी प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने को एक प्रोग्राम किया जाता है, राइट? प्रोग्राम हो गया, फिर बच्चा बाहर आया, आते ही इमीडिएटली वो हथियार लेके उतर आया। बच्चे का नाम, बच्चे का जातक, बच्चे का नक्षत्र, वहां शुरू हो गई कहानी। तो बच्चे के फंक्शन में 11 डेज का एक फंक्शन, 21 डेज का एक फंक्शन, 3 मंथ्स का एक फंक्शन। उसके बाद फिर से वो एंट्री कब देगा? 2.5 ईयर में अक्षर अभ्यास के नाम पे एंट्री देगा। उसके बाद हम देखेंगे इनकेस वो द्विज कम्युनिटी से है, ये द्विजत्व जिसी को नहीं है वो पापी लोग है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32 श्री कृष्ण परमात्मा यह बताते हैं कि वैश्य, स्त्री और शूद्र पाप योनि से पैदा हुए हैं। वैश्य, स्त्री और शूद्र। कौन शूद्र? जिसको उपनयन नहीं है। उपनयन किसको है? ब्राह्मण को 9 साल में है, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 13, शूद्र को और स्त्री को उपनयन नहीं है। तो शूद्र श्री कृष्ण परमात्मा के भाषा में शूद्र मीन्स कौन? बहुत गलतियां हम दोहराते हैं। हम खुद कहलाते हैं, कहते हैं कि हम शूद्र हैं। अरे भाई, उस ब्रह्मा के शरीर से हम पैदा ही नहीं हुए, केवल 4 ही लोग पैदा हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारी कोई प्रस्तावना नहीं है, उस शरीर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम खुद शूद्र कहलाते हैं। हमको सिस्टम को बताना है, भाई तुझे उपनयन है क्या? नहीं है तो शूद्र है। तुझे श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि पाप योनि से पैदा हुआ है, बताइए उसे। उपनयन का प्रोग्राम हो गया तो उसके बाद उसके एज के हिसाब से फिर ये फैमिलीज में ये बड़े लोग हो जाएंगे तो उनकी षष्ठी पूर्ति, फिर मर जाएंगे। मरने के बाद भी वो नहीं छोड़ेगा। मरने के दिन वो आएगा, पूजा पाठ करेगा, फिर पिंडदान करेगा, कोई कौवे को खिलाएगा या कुछ करेगा। उसके बाद 3 महीने को, 6 महीने को और साल को प्रोग्राम रखेगा। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो हायरार्की है, ये जो कल्चर है, उसके मनु के स्मृति को उसके माइंड में कंटिन्यूअस लेके आ रहा है।
उसलिए बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन उन तक पहुंचाना हमारे लिए कठिन हो चुका है। और यह कल्चर इतना खतरनाक आज एस्टैब्लिश किया है। मैं कुछ इसमें बता रहा हूं कि आज के मैं वुमेन एक्टिविस्ट के स्टेटमेंट्स देखता हूं। वुमेन के लिए हिंदू धर्म में स्थान क्या है, यह मेरा सेपरेट वर्क है, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वुमेन का डेवलपमेंट क्या है यह बताने के लिए मैं कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा, शायद इसमें कुछ लोगों को पता होगा। वेद अध्याय के लिए स्त्री को कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, यह पहला कंडीशन। दूसरा, ऋग्वेद संहिता अध्याय 10 95 मंडल 15वां श्लोक, स्त्री के हृदय भेड़िए के हृदय के समान है, स्त्री के साथ दोस्ताना करना उचित नहीं है, और जिस स्त्री को बच्चे नहीं होते उसको यमराजा को बलि देना चाहिए। ऋग्वेद संहिता अध्याय 10 मंडल 95 श्लोक 15, अथर्वण वेद अध्याय 7 मंडल 38 श्लोक 4, स्त्री को नशीली पदार्थ और पाचिकल बोले तो क्या है, वो जुआ खेलते हैं ना, जुआ खेलने के लिए जो महाभारत में यूटिलाइज किया जाता है वो यंत्र, उसके समान बताया गया है। उसके बाद मैत्रेय संहिता अध्याय 3 श्लोक 63, मानव समाज में स्त्री दुख का कारण है, मानव समाज में स्त्री दुख का कारण है, उस स्त्री को शनि नाम से ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वह दुख का कारण है और स्त्री शनि होती है। उसके बाद वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 30वां सर्ग श्लोक 30, 32, 33, 40 और 42, ये श्लोक यहां पे मेरे बहनें हैं, मां है, मैं इनके सामने नहीं बता पाऊंगा। राम ने जो सीता का अश्लील वर्णन किया है मैं इस सभा पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एज ए बुद्धिस्ट सम्यक वाचा के अंडर में मैं कुछ बोल सकता हूं, कुछ नहीं बोल सकता हूं, और मेरे माता बहनें हैं, वो श्लोक नहीं बताऊंगा। आप चेक कर लीजिए कि राम ने, भगवान श्री राम ने सीता माता का कितना बड़ा अश्लील वर्णन किया है। उसके बाद अयोध्या कांड 26वां सर्ग श्लोक 34, दूसरा सर्ग श्लोक 35, भगवान श्री राम सीता मैया को बता रहे हैं, भरत ये केवल राज्य के लिए ही राजा नहीं है, हमारे घर का भी अधिपति है, भरत को सभी तरह संतुष्ट आपको रखना है। कौन कह रहे हैं? जिस राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं वो सब लोग यही करेंगे शायद। राम क्या कह रहा है सीता मैया से? भरत केवल यही राज्य का राजा नहीं है, हमारे घर का अधिपति है, राम को सभी तरह संतुष्ट रखना यह कर्तव्य सीता तेरे पे है। उसके बाद के श्लोक में सीता क्या बताती है? राम को हिजड़े का दर्जा देके वो श्लोक है, क्या तू नपुंसक है भरत के साथ सोने के लिए मुझे बताता है, ऐसा एक वर्णन है। उसके बाद हम देखेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 147, 148, 149 एंड अध्याय 9 श्लोक नंबर 3, स्त्री बाल्य में माता पिता, यौवन में पति और बुढ़ापे में बच्चों पे ही डिपेंड होना चाहिए, स्त्री को कभी भी फ्रीडम नहीं है, ये श्लोक बताते हैं। उसके बाद मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 151, पिता या भाई जिस व्यक्ति से उस बच्ची की शादी करता है वह व्यक्ति न रोगी हो या कोई और वो नशेला हो या कुछ भी हो, पिता के आज्ञा का पालन करना है, भाई के आज्ञा का पालन करना है और उस व्यक्ति से शादी करना है।
इनकेस वो मर जाता है तो दूसरी शादी करके या इतर पुरुष से संबंध रखकर स्वर्ग में रहने वाले पति को परेशान नहीं करना है। यह मनुस्मृति का शासन है। उसके बाद मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 155, स्त्री को कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। उसके हस्बैंड की सेवा करना ही उसके लिए यज्ञ, पूजा और व्रत है। उसके बाद अध्याय 5 श्लोक नंबर 157, हस्बैंड मरने के बाद स्त्री ना दूसरी शादी कर सकती है, ना किसी पुरुष से संबंध रख सकती है। वह कंदमूल खाकर खुद को मिठा लेना है, लेकिन किसी और से शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 67, इसमें वेद संस्कार स्त्री के लिए उसका विवाह ही वेद संस्कार है और उसके हस्बैंड की सेवा करना है उसका गुरुकुलवास है। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले यह शासन भारत के समाज में स्त्री के प्रति थे। उसका एग्जाम्पल, उसका गवाह आपका पूना शहरी है। यहां पे सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन से मैडम है। जब सावित्रीबाई जी बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकला करती थी, उस पर यह ब्राह्मणवादियों ने हल्ला किया। किस लिए किया? यह धर्म को भ्रष्ट कर रही है। क्या धर्म है? स्त्री नहीं पढ़ना है, यह धर्म है। और सावित्रीबाई फुले स्त्री को पढ़ा रही है। तो अभी तक स्त्री की जितनी व्यवस्था हिंदू धर्म में जितनी अच्छी तरह बताई है, भारत में बाबा साहब के पहले स्त्री का पोजीशन वो था। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम से स्त्री इतनी अच्छी जिंदगी जीती है, लेकिन बाबा साहब को रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसका कारण क्या है कि ब्राह्मणिज्म ये अमीबा तरह का एक वायरस है। ऑफ कोर्स अमीबा वायरस नहीं है, वो एक कण जीवी है। अमीबा तरह वह अपडेट होते रहता है। क्या अपडेट हुआ? जिस ग्रंथों में स्त्री को पूजा करने के लिए, व्रत करने के लिए, यज्ञ करने के लिए अधिकार नहीं है, उस स्त्री को पूजा, व्रत, यज्ञ में एंगेज किया। आज भी अम्बेडकराइट कहलाने वाले हमारे बहुत से लोगों के धर्म पत्नियां चंद्रपुर के कौन सी देवी है? हमारे बाजू ही है, हमारे गांव की कौन सी देवी? हाँ, रेणुका एल्लम्मा, हमारा तेलुगु वर्ड है वो। तो आज बाबा साहब के रिवॉल्यूशन के बाद भी हमारे समाज में 50 नहीं 60 to 65% हमारी कम्युनिटी इस स्मृति को माइंड में रखकर ही जी रहे हैं। तो बाकी समाज वो कैसे जी रहा है आप जानते हैं। यहां के ओबीसी कम्युनिटी को कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। वो मनुस्मृति, सब लोग क्या कहते हैं, मनुस्मृति में वो पुराना ग्रंथ है उसे छोड़ दो, तो उसे छोड़ेंगे। भगवत गीता मनुस्मृति की जो रचना है, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 42, 43, 44, मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक नंबर 88, 89, 90 और 91 में यहां पे सामाजिक व्यवस्था में असमानता आने का पहला कारण क्या है कि ब्राह्मण वेद पढ़े, पढ़ाए, दान करे, दान स्वीकारे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए। यह ब्राह्मण की वृत्ति है। यह अध्याय 1 श्लोक नंबर 88। अध्याय 1 श्लोक नंबर 91, क्षत्रिय वेद पढ़े न पढ़ाए,
यहां पे एक अधिकार गया उसका, पढ़ सकता है। यज्ञ करे, यज्ञ करा नहीं सकता, दूसरा अधिकार चलेगा क्षत्रिय का। और शासन करे, यह क्षत्रिय के धर्म है। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 90, वेद पढ़ सकता है, वैश्य पढ़े, बिजनेस करे, पशु पोषण करे, यह शासन है। और शूद्र की एक ही जिम्मेदारी है, अध्याय 1 श्लोक नंबर 91, एक ही जिम्मेदारी है कि उसके आगे के 3 वर्णों को विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन उनकी सेवा करना ही उसका धर्म है। और इस प्रिंसिपल को भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 42, 43, 44 स्थापित करता है। और वही श्लोकों को फिर से भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा बताते हैं कि ब्राह्मण का वृत्ति क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है और शूद्र क्या है। चलो मनुस्मृति छोड़ दो, भगवत गीता को आप प्रमाण मानते हैं तो भगवत गीता में भी शूद्र की हालात क्या है यह स्पष्ट दिखाई देती है। आज ओबीसी कम्युनिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के माध्यम से वो जीवन जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अधिकार उनको नहीं था, ब्राह्मण के बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मण को गाली देने का अधिकार नहीं था, दूषित करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण के बराबर आप बैठेंगे तो क्या शासन है पता है आपको? मनुस्मृति में बड़े लोहे से गर्म करके आपके पिछवाड़ को जलाना चाहिए। इनके शूद्र कम्युनिटी द्विज कम्युनिटी को गाली देता है तो 10 अंगुल वाला सलाख लेकर उसके जुबान को जलाया जाए। वेद जब पढ़ेगा या पढ़ाएगा तो उसके मुंह में और कान में गरम तेल करके डाला जाए। शूद्र कम्युनिटी जिसको उपनयन या द्विजत्व नहीं है वह शूद्र है, उनकी हालात भारत के संविधान के पहले यह थी। और इसका कठिन शासन उसका गवाह भी आपका पूना ही है जो पेशवा ब्राह्मणों का शासन था। मनुस्मृति का कठिन शासन काल था वो। और बाबा साहब के बाद ये सभी लोग इतने अच्छी तरह हक पा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर रहे कि इसकी जिम्मेदार हमारा दुश्मन जितना है हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दुश्मन तो है, उसका कर्तव्य यह है कि बाबा साहब को मिटाना है, बाबा साहब के संविधान को लोगों तक न पहुंचाने देना है, उसकी तो वो जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या थी? क्या हमने पूरी की? नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजकीय व्यवस्था क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने के लिए यहां की व्यवस्था कितना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, यह बात मैं लास्ट फोकस रखूंगा। क्योंकि अध्यक्ष महोदय मुझे देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा समय हो रहा है। मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर ही था, स्टेज पे जब रहता हूं पता लगता है कि कितना टाइमिंग होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, एक्चुअली ये बाबा साहब के मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये बाबा साहब के मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाबा साहब के मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को बाबा साहब ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, स्टेट एंड माइनॉरिटीज के नाम पे आज हमें पढ़ने मिलता है। स्टेट सोशलिज्म में बाबा साहब ने क्लियरली कहा था कि इस देश की जितनी खजान संपत्ति है वो गवर्नमेंट के अंडर रहे, इस देश की जमीन गवर्नमेंट के अंडर रहे, इस देश के बड़े बड़े फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर रहे, इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को पॉलिसी करने का जिम्मेदारी
भारत सरकार की रहे और सेपरेट सेटलमेंट, ऐसे अंश वहां पे देखने मिलते हैं। अब रह गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो मुझे जब बाबा साहब का 9 दिसंबर 1946 का रिप्रेजेंटेशन देखने मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि गन्ने का जूस पूरा निकाल लिए किन्होंने, इस द्विज कम्युनिटी ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो द्विज कम्युनिटी के मेंबर्स थे, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, गन्ने का रस पूरा निकाल लिए और बाबा साहब के सामने, वो क्या बोलते हैं, खुला बचा हुआ छोटा बाबा साहब के सामने रख दिए कि भाई बचा यही है, अब इससे कुछ कर सकते हो तो देश का करो या आपके समाज का करो, वो आपकी मर्जी है। यह बाबा साहब को लास्ट ऑप्शन मिला। एक्चुअली बाबा साहब के स्टेट एंड माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन से स्पष्ट तरह दिखता है कि भारत का संविधान सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब देना चाहते थे और यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहब से केवल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही लेना चाहती थी। इसलिए बाबा साहब के सामने वो चौथा रख दिया सामने, और क्या कर सकते हो करो। तो बाबा साहब तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे। मेरा एक लेख है, एक बाबा साहब को यहां पे बुद्धिस्ट भक्त होंगे तो मेरी बात कठिन लगेगी, बुद्धिज्म में भक्त नहीं होते, बुद्ध ने ही प्रश्न करने का अधिकार उनके धम्म में दिया है, समझे तो कोई बात नहीं है। वो लेख का कोई मीनिंग भी है, फिलॉसफिकल मीनिंग है। एक बाबा साहब को पूरा करने के लिए 1 लाख बुद्ध पैदा होना पड़ेगा। मैं उसका एविडेंस दूंगा, आप कोई भी सवाल रखो। बुद्ध के फिलॉसफिकल और बाबा साहब के फिलॉसफी को, बुद्ध को कैसे बाबा साहब ओवरकम करते हैं, बुद्ध कहां कहां कम गिरते हैं और वहां वहां बाबा साहब कैसे फुलफिल करते हैं। बुद्ध केवल 5 लोगों से ही धम्म की निर्मित करते हैं, बाबा साहब डायरेक्टली 5 लाख लोगों से शुरुआत करते हैं। ये रिवॉल्यूशन हम देखेंगे, चलो वो बात अलग है। बाबा साहब इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बाबा साहब के सामने वो बाय प्रायोरिटी बचा था, शायद उसमें कुछ नहीं था, फिर भी बाबा साहब ने मेहनत की और उससे कुछ ड्राफ्ट्स बाहर निकाले। उस ड्राफ्ट्स में पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। शायद विश्व के कोई देश में उतना खूबसूरत प्रियम्बल नहीं है। दूसरा ड्राफ्ट था फंडामेंटल राइट्स और तीसरा ड्राफ्ट था स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और चौथा या 5वां ड्राफ्ट था आर्टिकल 340, 341 और 342। बाकी संविधान तो अभी यहां पे एक्सपर्ट्स है, वो बताएंगे। तो बाबा साहब के इन 5 ड्राफ्ट्स को हम अच्छी तरह देखेंगे तो बाबा साहब का संविधान कितना सुंदर था और कितने अच्छे व्यवस्था को बनाना चाहता था। हालांकि वो बाबा साहब के मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाबा साहब के मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, वह बाबा साहब का फ्रेम था। यह बाबा साहब के मर्जी का नहीं होने के कारण भी बाबा साहब की इंटेलेक्चुअलिटी इतनी ऊंची और इतनी खूबसूरत थी कि उस गन्ने के छिलके से भी बाबा साहब ने कुछ ड्राफ्ट ऐसे निकाले। भारत इतना इस विश्व में आज तक हम देखेंगे, संविधान का इंपॉर्टेंस आपको जब समझेगा, हम कंपैरेटिव देखेंगे। 1945 से लेके 1950 तक, जब भारत को 1947 में आजादी आई, उस 1-2 साल पीछे या 1-2 साल आगे कम से कम भारत के आसपास 50 देशों को फ्रीडम मिला। कम से कम 50 देशों को फ्रीडम मिला उसी समय में।
रिसेंटली कुछ सालों पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन विश्व में निर्माण हुआ था, विश्व के कई देश बहुत प्रॉब्लम में चले गए थे, लेकिन भारत के इकोनॉमी को कोई धक्का नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां बाबा साहब का ब्रेन था। और भारत के साथ साथ आजाद होने वाला पाकिस्तान आने वाले दिनों में दो देशों में विभाजित होता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश अफगानिस्तान, बांग्लादेश से फिर अफगानिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को वहां की मिलिट्री घेर लेती है, उसके बाद उसको फांसी की सजा होती है। कौन था वो? जुल्फिकर अली भुट्टो। सेम बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को भी वहां की मिलिट्री सिस्टम घेर लेती है, उसके बाद उसकी फांसी की सजा मिलती है। वो कौन था? मुजबिर रहमान। आप चेकोस्लोवाकिया को देखिए, बाजू में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान निर्माण हुआ। ये सारे देशों को हालात देखिए और भारत को देखिए। कम से कम भारत में 20,000 जातियां हैं, 20,000 जातियां हैं, अनेक भाषा बात करने वाले लोग हैं। और जाति का बेसिक प्रिंसिपल है दूसरे जाति के प्रति द्वेष भावना रखना। मैं उससे ऊंचा हूं, मेरा कल्चर उससे श्रेष्ठ है, यह जाति का बेसिक प्रिंसिपल है। वैसे सोसाइटी में, इस इशू में आज 74 इयर्स में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक गणराज्य स्थापित करने वाले एकमेव बाबा साहब का ब्रेन ही था। तो बाबा साहब के उस सेकेंडरी थॉट में भी यहां के दुश्मन को बहुत मुश्किल खड़ा कर दी, और दुश्मन ने सोच लिया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन फिर से जिंदा रहेगा तो ब्राह्मणशाही खत्म होगी। हम बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, बाबा साहब के बाद 70 इयर्स में ये हमारे फेलूस दिखते हैं। आप एक बात सोचिए, बाबा साहब अकेले थे। बाबा साहब के सामने जितने भी ब्राह्मणीय व्यवस्था से लोग लड़े, उनके हत्या का शिकार हुए। पता है आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज को कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने मार डाला। मारा किस लिए मारा? शूद्र का राज्य अंगीकार नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म कहता है। उसके बाद संत रविदास हो, संत तुकाराम हो, जितने भी मूवमेंट में लोग आए, बाबा साहब के सामने ब्राह्मणशाही के शिकार हुए। बाबा साहब हुए? बाबा साहब ने जो काउंटर रिवॉल्यूशन इस व्यवस्था पे रखने की कोशिश की, बाबा साहब ने पहले दुश्मन को समझा, दुश्मन को पढ़ा, दुश्मन कितना ताकतवान है, दुश्मन की युद्ध नीति क्या है, दुश्मन की बलहीनता क्या है, दुश्मन का व्यूह क्या है, यह सब बाबा साहब जानते थे। जानने के बाद अपने खुद के ताकत को अंदाज रखकर दुश्मन को इतने बड़े षड्यंत्र में घेरा कि बाबा साहब के पहले कम से कम 1500 बरस तक ब्राह्मणशाही से लड़ने वाला उसका शिकार हुआ, लेकिन ब्राह्मणशाही को कुछ नहीं कर पाया। अकेले अकेले बाबा साहब पूरे ब्राह्मणशाही को जड़ से मिटा के रख दिया। और वो युद्ध नीति बाबा साहब के बच्चे होने के नाते हमको खेलने नहीं आई, हमको खेलने नहीं आई। वो युद्ध नीति बाबा साहब की हम नहीं समझे। उस वजह से बाबा साहब के बच्चे 75 साल से केवल मार खाते आ रहे और मार खाने के जश्न मना रहे, सभा रख रहे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमको फलाने ने मारा, हमको सुरक्षा करो। भागलपुर हत्याकांड हुआ, रोड पे आए, खैरलाल जी हुई, रोड पे आए, वो हमको प्रोग्राम दे रहा है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बाबा साहब के बच्चे, हम बाबा साहब के युद्ध नीति को नहीं समझे,
उस वजह से हर वक्त हमारा दुश्मन हम पर काउंटर थ्योरी रखते ही आ रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन की हालात जो है आप सब लोग जानते हैं। साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल रखा, उस पर मुझे उतना नॉलेज नहीं था। आईबी से मेरे कोई रिलेटेड फ्रेंड से बताते हैं, लेकिन आईबी ही सब कुछ कर सकता है। तो आईबी का रिक्रूटमेंट कंप्लीटली आरएसएस ट्रेन्ड कैंडिडेट से होता है, यहां तक बात मुझे पता है। सर से पहले एक आईपीएस ऑफिसर ने, एक नहीं कई आईपीएस ऑफिसर ने मुझे बताया था देश भर में। अभी देश का स्ट्रक्चर हेगड़ेवार ने 24 सितंबर नागपुर में जो अनाउंस किया था कांग्रेस को छोड़ने के बाद, आने वाले 100 साल में मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। शायद मैं जब तक जिंदा तो नहीं रहूंगा, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा हूं कि आने वाले 100 सालों में भारत को व्यवस्था हिंदू राष्ट्र करार करेगी और कांग्रेस को बुनियाद से मिटा डालेगी। ये हेगड़ेवार का स्टेटमेंट था 1923 का, 24 सितंबर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट देकर 100 बरस पूरे हुए। देश उस ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के आने के बाद इस देश की जो आर्थिक संपत्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के बाहर कुछ लोगों के हाथ में पोलराइज कर रहे हैं। वो अनजाने में नहीं हो रहा है। सावरकर और गोलवालकर के राइटिंग्स में क्लियरली रखा है कि आने वाले दिनों में जब हिंदू स्टेट हम बनाएंगे, उस वक्त देश के पूरे पूंजी को कुछ लोगों के हाथ में रखेंगे, बाकी लोगों को आप एक टाइम एक वक्त के खाने के लिए परेशान करेंगे तो कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा हिंदू राष्ट्र बनाने में। उस वजह से आज भारत में 1% लोगों के हाथ में देश की 40% संपत्ति है, 5% लोगों के हाथ में देश की 62% संपत्ति है और 10% लोगों के हाथ में देश की 70% संपत्ति है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 के स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, हालांकि साहब बाद में बताएंगे, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई कानूनन प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन बाबा साहब का ब्रेन आपको कंप्लीट समझ में आएगा। जो स्टेट डायरेक्टिव का पिक्चर है वो आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेगा। वही पिक्चर फंडामेंटल राइट में है। स्टेट डायरेक्टिव के जितने भी ये है, आज हम देख सकते हैं आर्टिकल 47 क्लियरली ये बताता है कि भारत के लोगों के आरोग्य को हानिकारक कोई नशीली पदार्थ को भारत की सरकार न बेचे। आपको बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के आमदनी में 600 to 700 करोड़ पर ईयर केवल अल्कोहल से ही कमाती है, और उस अल्कोहल के माध्यम से हमारे लोगों को काउंटर रिवॉल्यूशन का शिकार। इसलिए एक ही बात क्यों बता रहा हूं कि अल्कोहल कैसे आया और हमारे लोगों का कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी मैं स्टडी कर रहा था आयुर्वेदिक साइंस पे, तो मैं बड़ा चकित हुआ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब हमारे बौद्ध भिक्षुओं के ग्रंथ हैं। मैं 100% नेक्स्ट एविडेंस दूंगा। धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त मौर्य का आस्थान वैद्य था, उसके एविडेंस आज भी पाटलिपुत्र मीन्स पटना में है, और कुछ एविडेंसेस उनके हैं जो वो संस्कृत ग्रंथ वाले मुनि ऋषि नहीं थे, वो बौद्ध भिक्षु ही थे। उनकी जब मैं प्रस्तावना देखते आया, नशेली पदार्थ कब आते हैं, उनकी प्रस्तावना कहां मिलती है? राक्षस और देवलोक वासुकी नाग को बीच में रखकर समुद्र का मंथन कर रहे थे और अमृत बाहर आया। उससे पहले नशा आया, नशा राक्षसों को दिया, अमृत उन्होंने लिया। यह अमृत था नागवंशों का ज्ञान, और वो नशा था
नशीली पदार्थ नागवंशज लोगों के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोगों ने साजिश कर ये नशीली पदार्थ लाई है। मैं आहार के कई और डॉक्यूमेंट्स दूंगा। हम एक क्यों नहीं है कि एज ए बुद्धिस्ट बुद्ध के धर्म में, बुद्ध के धम्म में मन के पूरे 89 लक्षण होते हैं, उसमें 8 ही कुशल कर्म है, 81 अकुशल कर्म है। और वो 81 अकुशल कर्म को 8 कुशल कर्म के प्रभाव में लाना है तो आहार को सही ढंग से लेना है, हमारा व्यवहार सही ढंग से रहना है, कोई नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ध्यान साधना करना। कई बातें हैं जो आयुर्वेदिक साइंस के वो बाद में बताऊंगा। जब आज हमारे डाउनट्रोडन कम्युनिटी में जो पिक्चर दिख रहा है, राग, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, कपट, घृणा, ये सभी अकुशल कर्म है। ये सब हमारे कम्युनिटी में आज बहुत ज्यादा तरह प्रवाहित हो रहे हैं। उसे ब्रेक हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम समाज को एक भी नहीं करेंगे। ये काउंटर रिवॉल्यूशन की बात था, जब इस विश्व को 1800 बरस ज्ञान देने वाला हमारा खून हमारी भाषा को मिटाया गया, हमारे लिपि को मिटाया गया, हमारे आहार शास्त्र को ध्वंस कर दिया, हमारे ग्रंथों को पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। कितनी तरह डिस्ट्रॉय किया? हुयान सांग के डॉक्यूमेंट में नालंदा में रत्नोदधि और रत्न सागर 2 7 माल के बिल्डिंग में 90 लाख किताब रहा करते थे। वैसे तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ऐसे हजारों यूनिवर्सिटी में हमारे पूर्वजों का साहित्य कितना था, उतने साहित्य को डिस्ट्रॉय किया और हमको ब्राह्मणवाद का शिकार बनाया। उस ब्राह्मणवाद के शिकार से, उस मायाजाल से बाबा साहब ने हमको तो बाहर निकाला, लेकिन उसको ब्राह्मणवाद के मुंह से फिर से बच के रहना हमको नहीं आने के कारण नेक्स्ट आने वाले जनरेशन हमारे कंप्लीट मरने और मिटने के लिए तैयार है। आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन 1991 में सब मनमोहन सिंह को कहते हैं, वो पीवी नरसिम्हा राव जो आरएसएस का था, पीवी नरसिम्हा राव के ब्रेन से आए हुए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में भारत जब से डिस्ट्रॉय होते शुरू हुआ, आज उसका कंप्लीट पिक्चर दिख रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार बनेगी तो बस हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बाबा साहब ने दिए हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बचा नहीं पाएंगे। इतना ही बात रखते हुए यही समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। थँक्यू सर. सरांनी जे मार्गदर्शन केलं ते अतिशय इम्पॉर्टंट होतं. आत्ताच्या जी